Hello students, welcome to our channel Political Science with PS. I am Pooja and today we will discuss about the Aristotle theory of revolution, अरस्तु के क्रांति का सिद्धांत। तो आज हम अरस्तु के क्रांति के सिद्धांत के बारे में डिस्कस करेंगे। अरस्तु ने क्रांति के क्या क्या कारण बताए हैं और उन कारणों के निवारण के उपाय क्या बताए हैं और अरस्तु के क्रांति के सिद्धांत की आलोचनाएं क्या क्या की गई हैं। अगर आप इस वीडियो की PDF पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अरस्तु के क्रांति का सिद्धांत। यूनानी नगर राज्य की एक अन्य प्रमुख विशेषता थी राज्यों के स्वरूप और उनके संविधानों में परिवर्तन। राज्यों के स्वरूप और उनके संविधानों में परिवर्तन यूनानी नगर राज्य की विशेषता थी। अरस्तु के समय में यूनान का राजनीतिक जीवन अस्थिर था और अपरिवर्तनशील हो गया था। अरस्तु ने इस राजनीतिक अस्थिरता के परिणाम देखे और इस अस्थिरता को दूर करने का उपाय खोजना शुरू कर दिया। अरस्तु ने इन राजनीतिक परिवर्तनों को क्रांति या विद्रोह का नाम दिया है और अरस्तु ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक पॉलिटिक्स के 5वें भाग में क्रांति के कारणों और उन्हें रोकने के साधनों की चर्चा की। अरस्तु ने 158 देशों के संविधानों का अध्ययन करके क्रांति के कारण और उपायों का वर्णन किया है। अतः अरस्तु का क्रांति की समस्या का अध्ययन काल्पनिक नहीं है बल्कि व्यवहारिक है, क्योंकि अरस्तु ने इसका अध्ययन 158 देशों के संविधानों का अध्ययन करके किया है। अरस्तु के अनुसार क्रांति क्या है? तो अरस्तु के अनुसार जनता द्वारा राज्य के किसी भाग या फिर संपूर्ण भाग में विद्रोह का नाम ही क्रांति नहीं है। अरस्तु के अनुसार क्रांति का अर्थ है राज्य, संविधान या शासन सत्ता में होने वाला प्रत्येक छोटा बड़ा परिवर्तन। यानी कि क्रांति वो नहीं है कि जनता ने राज्य के किसी भाग में विद्रोह कर दिया। अरस्तु के अनुसार क्रांति वह है जिसमें राज्य, संविधान और शासन सत्ता में हर एक छोटा बड़ा परिवर्तन होता है। इस छोटे बड़े परिवर्तन को क्रांति का नाम दिया है अरस्तु ने। क्रांति के कारण अरस्तु ने क्रांति के 3 कारण बताए हैं: सामान्य कारण, विशेष कारण और विशेष शासन की व्यवस्था में। तो सबसे पहले सामान्य कारणों की चर्चा करेंगे। अरस्तु के अनुसार क्रांति का सर्वप्रमुख कारण असंतुष्टता है और इसकी जड़ है असमानता और अन्याय। असमानता और अन्याय ही वे परिस्थितियां उत्पन्न करते हैं जिससे क्रांति की संभावना बढ़ जाती है। असमानता क्या है? अरस्तु के अनुसार क्रांति का प्रमुख कारण समानता और न्याय की इच्छा है। जब सामाजिक असमानता पैदा होती है तो साथ में ही क्रांति और विद्रोह की ज्वाला भी सुलगने लगती है। अरस्तु के अनुसार विद्रोह का कारण सदैव असमानता में ही पाया जाता है। अरस्तु का ये भी मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति दूसरे के समान बनना चाहता है। ऐसे में क्रांति का वातावरण तैयार हो जाता है। उस राज्य में क्रांतियाँ बार बार होती हैं जिनमें असमानता की मात्रा ज़्यादा होती है। तो क्रांति का सबसे पहला कारण है असमानता। दूसरा कारण है अन्याय। असंतोष से व्यक्ति के अंदर ये भाव उत्पन्न होता है कि वह जितना पाने के योग्य है उससे कम मिल रहा है और दूसरे वर्ग को जितना मिलना चाहिए था उसे उससे ज़्यादा मिल रहा है। यही असंतोष क्रांति को जन्म देता है। क्रांति का मूल कारण अन्याय का भाव है। ये थे सामान्य कारण। अब हम विशेष कारणों को देखते हैं। विशेष कारणों में जो प्रमुख कारण अरस्तु ने बताए हैं वे इस प्रकार हैं। शासकों की धृष्टता। जब शासक जनता के हित में कार्य न करके निजी हित के लिए कार्य करता है तो जनता ऐसे धूर्त शासक के विरुद्ध विद्रोह कर बैठती है और इससे क्रांति का जन्म होता है। दूसरा कारण है किसी रूप में श्रेष्ठता का अस्तित्व। जब कुछ लोग धन या यश के कारण खुद को श्रेष्ठ समझने लगते हैं तो वे जनता का विश्वास खो देते हैं और विद्रोह का शिकार हो जाते हैं और इस तरह क्रांति का जन्म हो जाता है। तीसरा कारण है लाभ या सम्मान की इच्छा। प्रत्येक व्यक्ति लाभ कमाना चाहता है। जिस राज्य में अयोग्य व्यक्ति लाभान्वित और सम्मानित किए जाते हैं तो स्वाभाविक ही है कि लाभ और सम्मान की योग्यता और इच्छा रखने वाला व्यक्ति विद्रोह कर देता है और क्रांति का जन्म हो जाता है। चौथा कारण है घृणा। सत्ताधारी वर्ग जब सामान्य जनता से घृणा करने लगा
तो दरिद्र वर्ग उससे नाराज होकर उसके विरुद्ध विद्रोह कर देता है। पांचवा कारण भय की भावना। अरस्तु के अनुसार भय भी क्रांति को जन्म देता है। अपराधी व्यक्ति भय के कारण दंड से बचने के लिए क्रांति करते हैं, या ऐसे व्यक्ति जिन्हें अन्याय की आशंका हो वे भी विद्रोह करते हैं। इस तरह अविश्वास से भय और भय से क्रांति का जन्म होता है। छठा कारण है जातीय विभिन्नता। यदि किसी राज्य में आवश्यकता से अधिक जातियों के लोग रहते हैं, अलग अलग जातियों के लोग रहते हैं, तो उनमें द्वेष, कलह और फूट पैदा हो जाती है और इसी फूट के कारण राज्य में विद्रोह हो जाता है। सातवां कारण है निर्वाचन संबंधी विवाद। अरस्तु के अनुसार जब चुनाव प्रक्रिया में धांधली होती है तो लोकमत का सम्मान नहीं किया जाता, तो सत्तारूढ़ पक्ष के खिलाफ जनता और विपक्ष मिलकर विद्रोह कर देते हैं। आठवां कारण है विदेशियों का बाहुल्य। कई बार जरूरत से ज़्यादा विदेशी राज्य में आ जाएं तो वहाँ परस्पर विरोधी संस्कृतियों की टकराहट भी विद्रोह को जन्म देती है। जैसे भारत में पुर्तगालियों और अंग्रेजियों के हितों का टकराव भी इसका कारण था। ये थे विशेष कारण क्रांति के। अब हम विशेष शासन की व्यवस्था में क्रांति के कारणों को जानेंगे। विभिन्न शासन प्रणालियों में क्रांति के मुख्य कारण जो कि अरस्तु ने बताए हैं वे इस प्रकार हैं। विशेष शासन की व्यवस्था में क्रांति के कारण। सबसे पहली शासन व्यवस्था एक तंत्र। एक तंत्र में क्रांति। एक तंत्र में पारिवारिक कलह, परस्पर घृणा, द्वेष, शासक द्वारा जनता पर अत्याचार से जनता अथवा शासक अथवा राजा के प्रति विद्रोह कर देती है। कुलीन तंत्र में क्रांति। कुलीन तंत्र में शासन में भाग लेने वाले व्यक्तियों की संख्या सीमित होती है, कम होती है और विभिन्न वर्गों में उचित सामंजस्य न होने से भी जनता क्रांति कर देती है। तीसरी शासन व्यवस्था प्रजातंत्र। प्रजातंत्र में क्रांति के कारण। प्रजातंत्र में नेताओं या नेतृत्व की अधिकता के कारण क्रांति होती है। ये नेता निर्धनों या सामान्य जनता को अपने पक्ष में लेकर अपने जोशपूर्ण भाषणों द्वारा उनमें चेतना भरकर धनिक वर्ग पर अत्याचार करता है तो संघर्ष की स्थिति पैदा होती है। चौथी शासन व्यवस्था राजतंत्र। राजतंत्र में क्रांति के कारण। जब राजा जनहित में कार्य ना करे और जनता पर अन्याय करे तो क्रांति होती है, और जब राजा राजवंश के जो सदस्य हैं उनमें आपसी झगड़ा हो जाए और साहसी व न्यायी व्यक्ति का अपमान किया जाए तो भी क्रांति हो जाती है। पांचवी शासन व्यवस्था धनिक तंत्र। धनिक तंत्र में क्रांति के कारण। जब जनता का शोषण अधिक होता है तो लोकनायक द्वारा क्रांति कर दी जाती है। यदि क्रांति सफल होती है तो जनता का शासन स्थापित हो जाता है। जब धनी व्यक्ति फिजूल खर्ची करते हैं तो उससे भी क्रांति के आसार बनते हैं। जब धनिक तंत्र में शासन सत्ता सीमित रहती है तो शासन के अधिकार से वंचित व्यक्ति भी विद्रोह कर सकते हैं। ये थे क्रांति के कारण। अब हम क्रांतियों के निवारण के उपाय देखते हैं जो अरस्तु ने बताए हैं। अरस्तु ने क्रांति के कारणों की खोज के साथ साथ उसके निवारण के उपाय भी बताए हैं। अरस्तु ने क्रांतियों को रोकने के जो उपाय बताए हैं उनके अतिरिक्त अन्य कोई उपचार नहीं हो सकता। अरस्तु ने क्रांतियों को रोकने के उपायों को दो भागों में बांटा है, सामान्य उपाय और विशेष शासन पद्धतियों के लिए उपाय। सबसे पहले सामान्य उपाय। सामान्य उपाय में सबसे पहला उपाय है संविधान के अनुरूप शिक्षा। संविधान को स्थायी बनाने के लिए ये आवश्यक है कि बच्चों और नागरिकों को संविधान के अनुरूप शिक्षा दी जाए। अरस्तु का कहना है कि यदि बच्चों को शिक्षण संस्थाओं में ही संविधान का महत्व समझा दिया जाएगा तो वे संविधान की रक्षा और सफलता हेतु अपने को उत्सर्ग भी कर सकते हैं और इससे क्रांति होने की संभावना कम होगी। दूसरा उपाय है अच्छा शासन। जिस राज्य की शासन व्यवस्था दूषित होती है वहाँ शीघ्र ही पतन हो जाता है। प्रशासक और प्रशासनिक पदाधिकारी योग्य, ईमानदार, कर्मठ और न्यायी हों। घूसखोरी का नामो निशान नहीं होना चाहिए। जिस राज्य में अच्छा शासन होता है वहाँ क्रांति की संभावना कभी नहीं होती। तीसरा उपाय है न्याय। जिस राज्य में न्याय का अभाव होगा वहाँ जनता विद्रोह कर देती है, इसलिए जन विद्रोह से बचने के लिए न्याय व्यवस्था मजबूत होनी चाहिए और न्याय पर आधारित शासन ही स्थायी होता है, इसलिए न्याय की स्थापना जरूरी है क्रांति को रोकने के लिए। चौथा उपाय है समानता। समाज में अमीर गरीब का अंतर अधिक नहीं होना चाहिए। राजनीतिक क्षेत्र में भी समानता का सिद्धांत लागू करना चाहिए। विषमता ही क्रांति को जन्म देती है, इसलिए समाज में समानता के सिद्धांत का पालन करना चाहिए। पांचवा उपाय है शक्तियों का केंद्रीकरण नहीं।
शक्ति शासक वर्ग को भ्रष्ट कर देती है। यदि सारी शक्ति एक ही व्यक्ति के हाथों में आ जाए तो वह निरंकुश बन सकता है और अत्याचारी हो सकता है। इसलिए राज्य में शांति बनाए रखने के लिए शक्ति का समान वितरण किया जाए, किसी वर्ग या व्यक्ति को शक्तिशाली होने नहीं दिया जाए, बल्कि शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया जाए। अब है विशिष्ट शासन प्रणालियों में क्रांति को रोकने के उपाय। अरस्तु ने क्रांति को रोकने के सामान्य उपायों के वर्णन के बाद विशेष शासन प्रणालियों में भी क्रांति रोकने के कुछ उपाय दिए हैं, जो इस प्रकार हैं। सबसे पहले है एक तंत्र में क्रांति रोकने के उपाय। अरस्तु ने बताया कि एक तंत्र में शासक की तरह ही शासन करे, उसे जनहित की भावना का ख्याल रखने का बहाना करना चाहिए, उसे एक ऐसे राजा का ढोंग रचना चाहिए और पक्षपातपूर्ण ढंग से जनता के साथ व्यवहार करना चाहिए। दूसरा है कुलीन तंत्र में क्रांति रोकने के उपाय। कुलीन तंत्र में अरस्तु ने क्रांति रोकने का उपाय बताया है कि शासक के जनता के साथ संबंध अच्छे होने चाहिए और महान पुरुषों को पूरा सम्मान मिलना चाहिए। प्रजातंत्र में क्रांति रोकने के उपाय, शासक को जनता के स्वतंत्रता के अधिकार पर किसी भी प्रकार का आघात नहीं पहुंचाना चाहिए और समानता के सिद्धांत द्वारा सभी नागरिकों को एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास करना चाहिए तथा प्रजातंत्र में बहुमत शासन व्यवस्था कायम रखी जाए तो क्रांति होने से बचा जा सकता है और लोकतंत्र सुरक्षित रह सकता है। राजतंत्र में क्रांति रोकने के उपाय। राजतंत्र में क्रांति को रोकने के लिए राजा को संविधान के प्रति निष्ठावान होना चाहिए और राजा को जनता के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। धनिक तंत्र में क्रांति रोकने के उपाय। धनिक तंत्र में क्रांति को रोकने के लिए राज्य में बाहरी या आंतरिक फूट या विवाद नहीं होना चाहिए, गरीबों के प्रति उदार दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए और सरकारी कोष का भी सदुपयोग किया जाना चाहिए। तो ये थे क्रांति के निवारण के उपाय। लेकिन अरस्तु के क्रांति के सिद्धांत की आलोचनाएं भी की गई हैं। अब उन आलोचनाओं के बारे में देखते हैं। सबसे पहली आलोचना है, वह एक तरफ तो निरंकुश तंत्र को निकृष्ट शासन प्रणाली मानता है, लेकिन दूसरी तरफ इसे स्थायित्व प्रदान करने के उपाय भी बताता है, जो कि अनावश्यक और अवांछनीय प्रतीत होता है। अरस्तु ने निरंकुश तंत्र को सबसे नीच शासन प्रणाली माना है, लेकिन उसके स्थायित्व के लिए भी उपाय बताए हैं। अगर उसको नीच ही मान लिया उस शासन प्रणाली को, तो उसको स्थायित्व प्रदान करने की आवश्यकता ही क्या है, इसलिए ये अनावश्यक और अवांछनीय है। दूसरी आलोचना है, अरस्तु क्रांति को बुराई की नज़र से देखता है, अच्छाई की नज़र से नहीं। लेकिन आलोचकों ने कहा है कि क्रांति द्वारा सुधार और वांछनीय परिवर्तन भी लाए जा सकते हैं और किसी भी व्यवस्था को उचित दिशा में स्थायित्व प्रदान किया जा सकता है। तो आलोचकों का कहना है कि क्रांति केवल बुराई पैदा नहीं करती, बल्कि अच्छाई भी पैदा कर सकती है। क्रांति करके कई बार अच्छाई को भी जन्म दिया जा सकता है। तीसरी आलोचना है, अरस्तु ने क्रांति शब्द का प्रयोग केवल संविधान और शासन प्रणालियों में परिवर्तन के अर्थ में किया, लेकिन आलोचकों का कहना है कि क्रांति शब्द इतना व्यापक है कि इसका प्रयोग किसी भी क्षेत्र में किया जा सकता है, केवल संविधान और शासन प्रणालियों में परिवर्तन में ही नहीं, बल्कि सभी क्षेत्रों में क्रांति शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। चौथी आलोचना है, अरस्तु ने अपने विचारों से निरंकुश शासक के हाथ में कुछ ऐसी खतरनाक, क्रूर और अमानुषिक युक्तियां दे दी हैं जिनसे जनता के सारे अधिकार, सारी मान मर्यादाएं और संपत्ति लूटी जा सकती हैं। इन आलोचनाओं के बावजूद भी इन विचारों का अपना विशेष महत्व है। अरस्तु द्वारा बताए गए क्रांति के कारण आधुनिक शासन प्रणालियों के लिए भी मार्गदर्शक का कार्य करते हैं। यदि शासकों द्वारा अरस्तु के बताए गए उपायों का पालन किया जाए तो आधुनिक राजनीतिक व्यवस्थाओं में स्थायित्व का गुण पैदा किया जा सकता है। इसलिए यह अरस्तु का क्रांति का सिद्धांत अरस्तु की महत्वपूर्ण देन है। हालांकि इसकी आलोचनाएं की गई हैं, लेकिन इसका महत्व भी कम नहीं है, क्योंकि अरस्तु ने क्रांति के कारण और उसके निवारण के जो उपाय बताए हैं वे सर्वथा महत्व रखते हैं। इसलिए अरस्तु का क्रांति का सिद्धांत महत्वपूर्ण माना गया है। तो आज की क्लास में हमने अरस्तु के क्रांति के सिद्धांत के बारे में जाना, क्रांति के कारणों और उनके निवारण के उपाय के बारे में जाना, और लास्ट में आलोचकों ने अरस्तु के क्रांति के सिद्धांत की जो आलोचनाएं की हैं उसके बारे में भी जाना। आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं
और अगर आप इस वीडियो का PDF पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।